Yes, fifth class, let's we start our new story, My Elder Brother. This story is from Unit 4 and it is written by मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो हिंदी के एक बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं और उन्होंने ये हिंदी में लिखी थी बड़े भाई साहब। तो ये इंग्लिश में उसी बेस पर है, बड़े भाई साहब के बेस पर। चलिए हम इसे रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड व्हाट इज़ रिटन इन दिस वाइट क्लाउड। This story play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये जो शॉर्ट प्ले है, प्ले के रूप में स्टोरी आपको दिखाई गई है यहाँ पर। तो ये दो भाइयों की स्टोरी है जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। The story also shows that learning from our day-by-day experiences is as important as what we learn from books in the school. इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो हम डे बाय डे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि हम स्कूल में बुक्स को पढ़ने से सीखते हैं। दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये स्टोरी बड़े भाई साहब पर बेस्ड है और जो कि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में लिखी है। यहाँ पे एक आपको सीन दिखाया गया है, इस सीन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं सीन 1। ये जो है ये आपका सीन 1 है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज 9 and 14 years सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। द एल्डर ब्रदर भैया is reading a book and the younger one मुन्ना is drawing picture of birds and animals। देखिए ये आपका सीन है, स्टडी टेबल की दोनों तरफ दो भाई बैठे हैं। तो ये जो है बड़ा भाई है क्योंकि इसके हाथ में बुक्स है, जो ड्राइंग कर रहा है वो है मुन्ना। तो मुन्ना की एज 9 ईयर है और इसकी एज जो है 14 ईयर्स है। अब दोनों में आपस में कुछ कन्वर्सेशन होती है, कुछ बातचीत होती है। चलिए हम इसे रीड करते हैं। तो भैया बोलता है व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। मुन्ना तुम क्या कर रही हो। मुन्ना बोलता है आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया बोलते हैं व्हेन विल यू स्टडी, तुम पढ़ोगे कब। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग में कहाँ थे। मुन्ना टर्निंग पेल, अब उसका जो है रंग फीका पड़ गया, यानी कि भैया ने क्या क्वेश्चन कर लिया मुझसे। तो उसने बोला आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। अब वो बोलते हैं भैया आप इतने घंटों तक बुक्स को लेके कैसे बैठ सकते हो, बुक्स के साथ कैसे बैठ सकते हो। तो भैया बोलते हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं अपनी जो नींव है स्टडी में, जो एजुकेशन में नींव है वो मजबूत करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ता रहता हूँ। इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपकी जो बिल्डिंग है वो मजबूती से खड़ी होगी। यानी कि अगर मुझे बेसिक जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी जो नींव है एजुकेशन की मजबूत हो जाएगी। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क, कई बार मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। तो मुन्ना क्या बोलता है भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। अब वो बोलते हैं कि भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो लेकिन मुझसे 3 क्लास आगे हो, क्योंकि उसको 5 क्लास आगे होना चाहिए ना। तो आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड्स 20 times, वन सेंटेंस मोर देन 20 times एंड कॉपी poems several time in beautiful letters। अब वो बोलता है मैं हैरान हो जाता हूँ, वंडर मीन्स हैरान हो जाता हूँ कि आप लिखते क्यों रहते हो, किसी एक वर्ड को 20 बार लिखते हो, सेंटेंसेस को 20-20 बार लिखते हो और आप एक ही पोएम को कई बार बड़ी सुंदर से लेटर्स में लिखते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो। भैया बोलते हैं यू नो, तुम्हें पता है स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले, जो इंग्लिश को पढ़ना है वो बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। अब वो कह रहे हैं इसको जो पढ़ने के लिए हर किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तरीके से जो लाइन वाइज पढ़ने के लिए एक ऑर्डर में अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस सब्जेक्ट के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली एंड, अगर आप इंग्लिश को अच्छे से बोलना चाहते हो, अच्छे से लिखना चाहते हो। ट्रेमडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, ट्रेमडस होता है कि बहुत ज़्यादा भयानक जो होते हैं, एफर्ट्स रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, जब भी जिस क्षण तुम्हें ये चांस मिलता है पढ़ने का कुछ भी, तो यू रन टू द फील्ड, तुम
फील्ड मैदान की तरफ भागते हो, प्ले मार्बल्स खेलते हो, एंड फ्लाई पेपर काइट, और पेपर काइट को फ्लाई करते हो, उड़ाते हो, और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन। तो आइडलिंग होता है ऐसे ही बेकार खाली बैठे रहना, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते बैठ के। नाउ पेज नंबर 66। अमुना क्या बोलता है, ओ भैया देर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। बोलते हैं ओ भैया गांव में जो है बहुत बड़ा मेला है, क्या हम चले। भैया बोलते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, क्या तुमने मुझे कभी देखा है मेले में जाते हुए या फिर क्रिकेट मैच या हॉकी मैच को देखने के लिए जाते हुए देखा है आपने कभी। आई डोंट गो नियर दैम, मैं उनके आसपास भी नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, इसकी बजाय अगर वो देखने जाना है उसकी बजाय मैं बुक को स्टडी करना प्रेफर करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स, और मुझे जो है 2 साल से ज़्यादा कोई क्लास रिपीट नहीं करनी है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, बट तुम जो है एक ही क्लास में अपनी लाइफ टाइम बैठ सकते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो, तुम्हें ये उम्मीद है कि तुम सारा साल खेलते रहोगे और पास हो जाओगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्निंग मनी, तुम सिर्फ पापा का जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो बर्बाद कर रहे हो। नाउ मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड, अब मुन्ना क्या है, भाई ने उसे डांटा तो वो रोने लगा। एंड सॉबिंग साउंड, सॉबिंग होता है सुबकना, वाह 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 वाह, ये इस टाइप की उसकी साउंड्स आने लगी जब वो रोने लगा। अब मुन्ना क्या बोलते हैं, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए वापस और घर में चले जाना चाहिए। भैया बोलते हैं नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, वो बोलते हैं अब चुप हो जाओ। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अब एक अच्छी सी स्माइल दो। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ और तुम उसे फॉलो करना। गेट अप एट डाउन, अब ये नीचे जो भैया ने उसके लिए टाइम टेबल बनाया है, टाइम टेबल में क्या लिखा है, 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। भैया बोलते हैं 6 बजे उठना है, अपने हैंड वगैरह वॉश करने हैं और आपने ब्रेकफास्ट करना है और स्टडी के लिए बैठ जाना है। 6 to 8 यानी कि 2 आवर्स उसने इंग्लिश पढ़नी है। 8 to 9 1 आवर मैथ पढ़ना है। 9 to 9:30 हिस्ट्री यानी कि हाफ एन आवर हिस्ट्री पढ़नी है। 3:30 PM पे उसने क्या करना है, देन ऑफ टू स्कूल, स्कूल ऑफ हो जाएगा आपका। देन 5 to 6 ग्रामर, उसके बाद आपने ग्रामर पढ़नी है। हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग एंड उसके बाद है 6:30 to 7 इंग्लिश कंपोजिशन। उसके बाद आप डिनर करोगे 7 बजे के बाद। देन 8 to 9 आपने ट्रांसलेशन करनी है एंड 9 to 10 आपने हिंदी पढ़नी है। उसके बाद है 10 to 11 उसमें अदर सब्जेक्ट एंड देन टू बेड, और उसके बाद आपने बेड पे चले जाना मीन्स सो जाना है। स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है आपका कि आपने इधर उधर घूमना, मीन्स आपको रेस्ट करना है, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, इधर उधर घूम सकते हो आधे घंटे के लिए। उसके बाद है पेज नंबर 67। नाउ मुन्ना सेड बट भैया बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने के लिए टाइम कहाँ है। भैया बोलते प्ले खेलना, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, मुन्ना खेलने की क्या ज़रूरत है। अब मुन्ना क्या बोलते हो, आई लव टू ग्रीन फील्ड द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक टू टच एंड गो एंड हु टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी। अब मुन्ना क्या बोलता है, मुझे जो हरे हरे मैदान में जो है जाना अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छे लगते हैं, ठंडी ठंडी हवा अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ एक फ़ुटबॉल की तरह जंप करूँ, और मुझे कबड्डी खेलना अच्छा लगता है, मतलब कबड्डी में जब जाते हैं और छू के आप वापस आते हैं। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पूल्स में लाइक अ मैग्नेट, एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग, जैसे ही मैं मैदान में होता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। नाउ सीन 2 सीन 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है। द फाइनल एग्ज़ाम आर ओवर एंड द रिज़ल्ट आर आउट, अब क्या होता है, फाइनल एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद रिज़ल्ट आउट होता है। अब भैया बोलते हैं लास्ट आई हैव फेल्ड वंस अगेन, अब ये एक दुख की साउंड होती है आहा जिसको बोलते हैं, तो भैया बोलते हैं ओहो मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना बोलते हैं ओ बट भैया आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया, एंड टॉप माई क्लास, और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया। नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हम दोनों के बीच में क्लास वाइज जो है केवल 2 साल का डिफरेंस रह गया, आप मुझसे 2 साल आगे हो। ना भैया बोलते हैं बट माई डियर ब्रदर
डोंट बी सो प्राउड। लेकिन वो बोलते मेरे प्यारे भाई अपने आप पर इतना गर्व महसूस मत करो। यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास, अभी तुमने एक ही क्लास पास करी है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड, क्या तुम सोचते हो मैं मूर्ख हूँ। एंड यू आर स्मार्ट, और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी। हाँ, एक बार जो तुम गुल्ली डंडा गेम में लकी हो सकते हैं एंड हिट अ गोल, और एक गोल हिट कर सकते हो, मतलब बट दैट डजंट मीन, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है यू हैव मास्टर्ड द गेम कि तुम गेम में मास्टर हो। ये उसने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर तुम एक बार पास होगे तुम क्या सोचने लगे कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बुद्धिमान हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. जब तुम्हें बड़ी क्लासेस में algebra और geometry मैथ्स में जो होता है वो पढ़ना पड़ेगा, तो तुम्हें समझ आएगा कि हार्ड वर्क क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। इन geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. ज्योमेट्री में क्या होता है, अगर आपने ACB की जगह आपने ABC की जगह ACB लिख दिया तो आपके जो मार्क्स है वो बिल्कुल गलत हो जाते हैं, मतलब मार्क्स नहीं मिलते हैं। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर जो है तुम्हें फालतू में ऐसे ही मार्क्स नहीं दे देगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो तुम्हें तभी नंबर देगा जब तुम टेक्स्ट बुक्स में से वर्ड बाय वर्ड लर्न करोगे। अब मुन्ना बोलता है ओ भाई साहब दिस इज़ स्केरी, ओ भैया ये तो बड़ा डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, मुझे नहीं लगता कि मैं अब 9th क्लास में जाना चाहता हूँ। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन मैं अभी भी अपना जो हर रोज़ का काम डेली का वर्क करूँगा, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, ताकि मुझे पनिशमेंट ना मिले क्लास में। अब भैया क्या बोलते हैं, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। अब वो बोलते हैं आज भी जो है वी वर आस्क्ड टू राइट, आज भी हमें बोला जाता है कि आपको पंक्चुअलिटी के ऊपर जो है 4 पेजेस पर ऐसे लिखना है। एंड इमेजिन, और तुम इमेजिन करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। क्या तुम्हें लगता है कि 4 पेजेस में लिखना है और उसे शॉर्ट बोलेंगे? 4 पेजेस का शॉर्ट थोड़ी ना होता है। इट्स ऑल सो मिक्सड अप, ये सब कुछ मिक्स हो जाता है। अब मुन्ना क्या बोलता है, थिंकिंग अलाउड, वो सोचने लगता है, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। अब मुन्ना क्या सोचने लगा, शुक्र है कि स्कूल का टाइम हो गया, नहीं तो ये डांट फटकार जो है चलती ही रहती, क्योंकि भैया उसको डांटते ही रहते थे। उसके बाद है सीन 3, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, एक बार फिर से रिजल्ट आया एंड इट्स सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड, और फिर से मुन्ना पास हो गया। एंड भैया फेल्ड अगेन, भैया फिर से फेल हो गए। भैया वाज रियली अपसेट, अब भैया जो है अपसेट हो गए, परेशान हो गए। मुन्ना वाज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना भी दुखी हो गया अपने भाई को नाखुश देखिए। भैया नाउ बिकम जेंटल विद मुन्ना, भैया जो है मुन्ना के साथ थोड़ा जेंटल होने लगे, मतलब ठीक से पेश आने लगे। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से मुन्ना जो है और ज़्यादा नटखट हो गया। एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और वो पहले से भी ज़्यादा कम स्टडी करने लगा। पहले पढ़ता था, लेकिन जैसे भैया ने उसके साथ थोड़ा सॉफ्ट हर्ट किया तो वो फिर से और ज़्यादा कम पढ़ने लग गया। ना मुन्ना टॉकिंग अलाउड, अब वो ज़ोर से बोल रहा था, हाँ आई एम लकी आई कैन पास ईजिली, वो बोलता है मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं आसानी से पास हो जाता हूँ। आई नीड नो स्टडी सो हार्ड, मुझे स्टडी में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकता हूँ, काइट उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डजंट सी मी फ्लाइंग काइट, लेकिन मुझे अभी भी इसके लिए केयरफुल होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भैया मुझे काइट को फ्लाई करते हुए, मतलब पतंग उड़ाते हुए देख ना ले। नाउ पेज नंबर 69, one day a kite is flying slowly downward, मुन्ना starts running in order to grab it, एक बार जो है एक पतंग धीरे से आकर नीचे गिरा और मुन्ना उसकी तरफ भागने लगा। ग्रैब मीन्स होता है पकड़ना। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, अचानक से उसके सामने भैया आ गया, फेस टू फेस हो गया, आमने सामने हो गए। ना भैया
कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, उसने मुन्ना का हाथ पकड़ा। आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सारा दिन पतंग उड़ाते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास, तुम्हें महसूस नहीं होता, तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि तुम अब 8th क्लास में हो गए हो। एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, और तुम जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ते थे वैसा भी नहीं पढ़ रहे हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास आगे हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा तो तुम ये इस बात में गलत हो। मैं तब भी तुम्हें डांटूंगा। आई एम 5 years ओल्डर देन यू, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास। अब वो क्या बोलता है कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ बुक से नहीं आती है। माँ और बाबा को ही देख लो, माँ तो कभी स्कूल ही नहीं गई और बाबा जो हैं वो सिर्फ 5th क्लास तक पढ़े हैं, तब भी वो कितने समझदार हैं, उनको कितनी अंडरस्टैंडिंग है ना। मुन्ना बोलता है रियली भैया, इज़ दैट ट्रू, भैया क्या ये सच है। पेज नंबर 70। भैया बोलते यस, हाँ, देर आर 1000 थिंग दैट दे नो मोर देन यू और मी, हजारों चीज़ें हैं जो उन्हें मुझसे और तुमसे ज़्यादा पता है। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। अगर हम मतलब दुनिया की जो है सारी पढ़ाई भी कर लें, कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, तो माँ और बाबा को हमेशा ये राइट रहेगा कि वो हमें एक्सप्लेन करें और हमें करेक्ट करें। अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें वो बताएं। नाउ व्हाट विल यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊँगा। मुन्ना बोलता है आई डोंट नो भैया, मैं नहीं जानता भैया। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बताऊँगा। एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वो हॉस्टल में जो है भागे हुए आएंगे। अब भैया बोलते हैं अल्लाह आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, ओ वो बोलता है वो मैं मुझे तुमसे यही एक्सपेक्ट था कि तुम यही आंसर दोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा जो है वो अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, पहले वो ये कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है, किस वजह से बीमार हुआ हूँ मैं। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, फिर वो एक डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, अब बाबा को पता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मुन्ना ने तो बोला मैं बाबा को बुलाऊंगा, लेकिन बाबा को पता है ना पहले डॉक्टर को बुलाऊंगा। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मुन्ना बोलता है विद टीयर इन हिज आइज, अब मुन्ना की आंखों में आंसू आते बोलता है भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दो। व्हाट यू से इज़ ट्रू, जो आप कहते हो वो सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, अब भैया प्यार से मुन्ना को एक हग कर लेता है, मीन्स गले से लगा लेता है। भैया बोलते हैं आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी खेलना अच्छा लगता है, फ्लाई पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, लेकिन मैं भी खेलूँगा तो तुम्हें खेलता हुआ कौन देखेगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम मेरी जिम्मेवारी हो। तो यहाँ पे ये लेसन आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है इसके न्यू वर्ड्स। फाउंडेशंस मीन्स सॉलिड बेस, शेड्यूल होता है टाइम टेबल, ऐसे कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, एंड आइडलिंग होता है विदाउट एनी पर्पस, घूमना इधर उधर, या लेजी भी आप इसे बोल सकते हो। मास्टर्ड होता है गेन्ड एक्सपीरियंस या स्किल्ड। उसके बाद है इसके क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 71 पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू, मुन्ना को क्या करना अच्छा लगता था। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स, फ्लाई काइट्स एंड ही लाइक टू वॉक इन द ग्रीन फील्ड, उसे ग्रीन फील्ड में चलना भी अच्छा लगता था। व्हाट डिड भैया डू ऑल डे, तो आप लिखोगे भैया स्टडीड बुक्स ऑल डे, भैया सारा दिन बुक्स पढ़ते रहते थे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज मुन्ना वाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम, क्यों खुश नहीं था मुन्ना। बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल, इसमें आपने कुछ क्वेश्चन में से लिखना है, तो आप क्या लिखोगे मुन्ना वाज। फुल सेंटेंस में आंसर देना है, तो आप क्या लिखोगे मुन्ना वाज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड for him because there was no time to play in the timetable. How do you think Munna felt when his brother was so strict with him? मुन्ना को कैसा लगता होगा कि जब भैया उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। एंड वाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम, भैया क्यों उसके साथ स्ट्रिक्ट थे। तो जाहिर सी बात है जब आपके साथ कोई भी स्ट्रिक्ट होता है तो आपको बुरा लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे मुन्ना फेल्ट सैड, आप पहले लिखोगे मुन्ना फेल्ट सैड
व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम, बाकी सब क्वेश्चन में से आंसर है। उसके बाद वाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम, इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन भी है। तो क्यों भैया स्ट्रिक्ट थे? भैया वाज स्ट्रिक्ट विद हिम एज ही डिड नॉट स्टडी मच, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज हुज करेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नास और भैयास? आपको इनमें से दोनों में से कौन सा करेक्टर अच्छा लगा आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा आई लाइक मुन्नास करेक्टर मोर, यहाँ पे आप मुन्नास करेक्टर मोर लिखोगे बिकॉज ही मैनेजेस टू स्टडी वेल, उसने अच्छे से स्टडी को मैनेज किया अलॉन्ग विद प्ले एंड फन, खेलने के साथ भी और मस्ती करने के साथ भी। वो मस्ती भी करता था और पढ़ाई भी करता था। अगर आप यहाँ पे भैया का करेक्टर लिख सकते हो तो आप भैया का भी, जो भी आपको करेक्टर अच्छा लगेगा तो आप भैया का करेक्टर का रीज़न क्या दे सकते हो, बिकॉज ही लव्स मुन्ना सो मच एंड ही वॉज वेरी केयरिंग ब्रदर। ठीक है, उसके बाद है आपका पेज नंबर 72। यहाँ पे आपको बोला गया क्रिएटिव राइटिंग, द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर इज़ गिवन टू यू। यहाँ पे आपको एक लेटर का फॉर्मेट दिया गया है। लेटर टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू दैम। यहाँ पे जो आप अपने क्लोज फ्रेंड को या अपनी फैमिली को लेटर लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे सबसे पहले होता है राइटर एड्रेस। आप जब लेटर दो होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। तो जो फॉर्मल लेटर होता है वो आप किसी ऑफिस में देते हो, किसी कंपनी में देते हो या स्कूल में देते हो। और जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो आप अपने रिलेटिव्स, अपने कोई भी ब्रदर सिस्टर या फिर आप फ्रेंड्स को लिखते हो। तो इसमें सबसे पहले आप ऊपर की तरफ लिखते हो राइटर्स एड्रेस। देखिए एड्रेस हमेशा 3 लाइन में होता है। इसमें ये नहीं है कि आपने प्लेस का नाम लिखते हैं कि आप कहाँ से हो, आपको प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा और साथ में पिन कोड भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पिन कोड नहीं लिखा गया, बट यहाँ पे पिन कोड भी ज़रूरी है देना, क्योंकि अगर पिन कोड नहीं लिखा होगा तो अगर जिसको आप लेटर भेज रहे हो रिप्लाई करेगा तो वो यही एड्रेस उस पर लिखेगा, तो बिना पिन कोड के आपका लेटर आप तक नहीं पहुँच पाएगा। उसके बाद होता है सेकंड नंबर पे आप लिखते हो डेट। अब ये जब आप अपना एड्रेस लिखते हो उसके बाद आपने 1 लाइन स्किप करनी है, 1 लाइन छोड़नी है, फिर आपने डेट लिखनी है और डेट आप इसी फॉर्म में लिखोगे। 10 जुलाई 2000, मान लो ये 10 जुलाई को लिखा गया है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 10, 6 एंड 2000, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ये आपका मेथड जो है, ये तरीका जो है गलत है डेट लिखने का। हमेशा लेटर में डेट आपने ऐसे ही लिखनी है 10 जुलाई 2000। उसके बाद आप लिखोगे ग्रीटिंग, इसको बोलते हैं, तो इसको आप लिखोगे ग्रीटिंग भी बोलते हैं इसको, और सैल्यूटेशन भी इसको कई लोग बोलते हैं। सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग बात एक ही होती है। इसमें आप लिखोगे माय डियर या माय लविंगली, जो भी आप लिखना चाहते हो, माय डियर माँ, माय डियर फ्रेंड। तो उसके बाद आपका जो है बीच में ये बॉडी होती है आपकी, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये 3 पार्ट्स में आपके लेटर ऑफ द बॉडी होती है। फर्स्ट में आप क्या लिखते हो, इंट्रोडक्शन। सेकंड में आप क्या लिखते हो, इंट्रोडक्शन के बाद लिखते हो पर्पस। आपने लेटर क्यों लिखा है, इसको आप पर्पस भी बोल सकते हो, आपने लेटर क्यों लिखा है। उसके बाद होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिखते हो कि आपने जो लेटर के लास्ट में कि हाँ मुझे जैसे आप मान लो अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखते हो कि आपका बर्थडे है, सबसे पहले आप अपने बारे में लिखोगे कि हाँ मैं हाँ ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो, इस टाइप से आप लिखते हो। उसके बाद सेकंड में आप लिखते हो कि मेरा बर्थडे है, इस डेट को है या इस टाइम में है, आपने इस टाइम आना है। ठीक है, और जो आपको मैंने कंक्लूजन बोला है उसमें आप लिख सकते हो कि मैं आपका वेट करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा आप आओगे। ठीक है, और लास्ट में होता है एंडिंग। एंडिंग में फिर आप क्या लिखते हो कि जो आपने जैसे यहाँ पे आप अपना एंडिंग में जैसे योर लविंगली हो गया, योर फेथफुली तो आपका फॉर्मल लेटर में आएगा, योर अफेक्शनेटली हो गया। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे नीचे, उसके बाद आप अपना नाम ज़रूर लिखोगे। नाम आप अपना सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख सकते हो, मेन जो नाम का वर्ड होता है उसमें पूरा नाम लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूर लविंगली सन, तो यूर लविंगली जो एंडिंग है, एंड जो ये नाम है आपका प्रताप, जो लेटर लिखा हुआ है। चलिए हम एक बार इस लेटर को रीड कर लेते हैं, क्योंकि इस लेटर को रीड करने के बाद नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, उन क्वेश्चन के आंसर हमने देने हैं। तो यहाँ पे कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता, यहाँ पे पिन लिखना भी ज़रूरी था। तो यहाँ ये आपका राइटर का एड्रेस है, फिर आपने 1 लाइन स्किप करनी है, फिर डेट आपकी है, एंड फिर 1 लाइन स्किप करनी है माय डियर मामा। उसके बाद आपने लेटर शुरू करना है। दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन, वी स्टार्टेड आवर क्लासेज द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल, आई हैव सेटल्ड इन वेल। अब इसमें बोला गया
कि समर वेकेशन के बाद मैंने आपको पहली बार लेटर लिखा है और हॉस्टल में पहुंचने के बाद मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी एंड अब मैं हॉस्टल में सेटल हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो यहाँ पे लिखने वाला बॉय है तो हो गया हूँ लिखोगे आप। उसके बाद है वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री। हमारे पास जो एक नया टीचर आए हैं जो कि क्ले मॉडलिंग और पोट्री वगैरह सिखाते हैं। शी टेल्स अस, अब शी है मतलब वो कोई लेडी टीचर है। टेल अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद क्ले, वो हमें सिखाती है कि क्ले से वेजिटेबल और फ्रूट कैसे बनाए जाते हैं। विद एंड पेंट देम दे लुक सो रियल, फिर हम उन्हें पेंट करते हैं वो बिल्कुल असली लगते हैं। वी हैव एन इंटर हाउस पोट्री रेजिस्ट्रेशन कमिंग अप इन अगस्त। तो हमारे जो इंटर हाउस पोइट्री रजिस्ट्रेशन है, मतलब आपको जो कविता सुनानी होती है उससे गाना होता है, वो आपका कंपटीशन है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इट इज़ अ लॉन्ग पोएम, बड़ी लंबी पोएम है, बट वी लर्न इट टुगेदर विद आर टीचर, लेकिन हमने ये साथ में लर्न कर ली अपने टीचर्स के साथ। इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आई रिमेंबर यू एंड बाबा अलॉट, गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। उसके बाद एंडिंग आ गई, ठीक है। यू आर लविंगली सन प्रताप। अब यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 73 पे। आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु हैज़ रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखा है, तो आप लिखोगे प्रताप। टू होम हैज़ द लेटर बीन रिटन, लेटर किसको लिखा गया, मदर को लिखा गया। उसने माँ लिखा है ना, माई डियर माँ, तो मदर को लिखा गया। वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर, जो राइटर है लिखने वाला वो कहाँ रहता है, कोलकाता, क्योंकि उसने शुरू में अपना एड्रेस भी दिया है। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, उसके हॉस्टल का नाम क्या, वो भी उसने शुरू में लिखा था, कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। ऑन विच डेट वाज दिस लेटर रिटन, वहाँ पे डेट लिखी हुई है 10 जुलाई 2000। उसके बाद है सेकेंड, now write a letter to your friend or relative in another city telling him or her about activity events in your school। अब आपने यहाँ पे एक लेटर लिखना है जिसमें आपके स्कूल की एक्टिविटी इवेंट बताया गया हो, ये आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। नाउ पेज नंबर 74 पेज पे जो है आपकी एक कंप्रीहेंशन है, उसको आपने रीड करना है। फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, उसके आंसर आपने देने हैं। तो यहाँ पे है ओलिवर वाज अ 9 years old boy, he lived with other homeless boys in an orphanage। तो यहाँ पे ओलिवर जो है एक 9 साल का लड़का है और वो कहाँ रहता है, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज जो होता है बेटा जहाँ पे अनाथ बच्चे, अनाथालय जिसको बोलते हैं, वहाँ पर रहता है, जिनके घर नहीं होते बच्चे वहाँ रहते हैं। ही वॉज पेल एंड थिन एज वेल द अदर बॉयज़ लिविंग देयर, जो वहाँ पे बाकी बच्चे रहते थे उनके बजाय जो है वो बहुत कमज़ोर था, बहुत मतलब सुस्त था, फीका सा था। दिस वाज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन एनफ टू ईट। वो इसलिए था क्योंकि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उसको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कुछ मिलता नहीं था, जितना उसको रिक्वायरमेंट थी खाने की उतना नहीं मिलता था। द ओलिवर ऑफ ऑर्फनेज, ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज मिस्टर बम्बल वाज अ क्रूअल मैन एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज़। जो वहाँ का ऑर्फनेज का जो ऑनर था उसका नाम था मिस्टर बम्बल। वो बहुत क्रूअल था, क्रूअल होता है जो कि निर्दयी होता है, अच्छा सा व्यवहार नहीं करता है, तो बच्चों को अच्छे से खाने के लिए नहीं देता था और बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करता था। द बॉयज़ वर ऑलवेज हंग्री, बच्चे हमेशा भूखे रहते थे, लड़के। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals अ डे, ये सच है कि उन्हें 3 टाइम खाना मिलता था। बट ईच मील कंसिस्ट ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, लेकिन तीनों टाइम उन्हें क्या मिलता था, एक बाउल, एक कटोरी में बिल्कुल पानी जैसा सूप मिलता था। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, वो मैक्सिमम जो होता है बहुत ज़्यादा भूखे रहते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय दैम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप, इसलिए डिसाइड किया गया कि वो मास्टर को बोलेंगे कि हमें और सूप चाहिए। बट हु वुड बेल द कैट, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, मतलब कौन पूछे, सब लोग डरते थे उससे। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर, अब लास्ट में क्या हुआ, ओलिवर के ऊपर टास्क है कि ओलिवर ये चीज़ बात बोलेगा। When all the boys had assembled in the cold stone hall of their evening meal, तो कोल्ड स्टोर जो था वो उनका जहाँ शाम को खाना खाते थे वहाँ पे सब बच्चे इकट्ठे हुए। द सूप वाज सर्व्ड, सूप सबको दिया गया। इट सून डिसअपियर्ड, वो जल्दी से ख़त्म हो गया। द बॉयज़ विस्पर्ड टू वन अनदर
एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटल। तो क्या हुआ, बच्चे आपस में कानाफूसी करने, विस्पर होता है धीरे धीरे से बात करना। तो एक बच्चे ने क्या किया, उसको धक्का दिया, खड़ा हो गया जो, पुश किया उसको ओलिवर को कि वो बोलेगा। ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, ओलिवर ने जो बहुत मेहनत का काम किया, मतलब बहुत ब्रेवरी दिखाई, जिसको बोलते हैं स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, हिम्मत की दिखाई उसने, हिम्मत करके वो खड़ा हुआ। वॉकड अप टू द मास्टर विद हिज बाउल, और अपने बाउल के साथ मास्टर के पास गए, कटोरी लेके, एंड स्पून, और उसमें चम्मच भी था, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। एंड सेड ट्रेम्बलिंग, मतलब उसने थोड़ा डर के मारे, कांपते हुए बोला, प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर, सर मुझे और भी चाहिए, मतलब उसको भूख लगी थी, उसने बोला मुझे और दे दो। अब क्वेश्चन क्या है, वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज, क्यों रहता था? तो आप लिख सकते हो ही वॉज अ होमलेस बॉय, क्योंकि वो एक बेघर लड़का था। हु वॉज मिस्टर बम्बल, मिस्टर बम्बल कौन था? तो आप लिखोगे ही वॉज द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, ऑर्फनेज का ऑनर था वो। एंड वट मील वर द बॉयज़ गिवन, बच्चों को क्या खाना दिया जाता था? तो आप क्या लिखोगे, द बॉयज़ वर गिवन ऑफ वाटरी सूप, द बॉयज़ वर गिवन ऑफ वाटरी सूप। वट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल, तो आप क्या लिखोगे, ओलिवर सेड, क्योंकि यहाँ डिड है तो आपने पास्ट में आंसर देना है। ओलिवर सेड टू मिस्टर बम्बल, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर। द बॉयज़ वर गिवन 3 मील्स अ डे, 3 बार उनको खाना दिया जाता था। देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री, लेकिन वो भूखे क्यों रहते थे? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपसे, बिकॉज द सूप दे वर given was never enough, and second है because they worked very hard all day long, because the older boys drink up the soup। तो यहाँ पे आएगा because the soup they were given was never enough, वो कभी भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होता था। now पेज नंबर 75, find the word from the passage and that mean the same as। अब आपके पैसेज में जो वर्ड है वेरी हंग्री, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया? स्टार्विंग, पैसेज 2 में है। एंड टू वैनिश, वैनिश के लिए क्या है? डिसअपियर, मतलब ख़त्म हो गया उनका सूप। तो यहाँ पे है ऑल द बॉयज़ असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल, हेयर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स, असेंबल का मतलब क्या है? मूव्ड अवे, कलेक्टेड और वर्क टुगेदर, तो यहाँ पे कलेक्टेड। उसके बाद है इकट्ठे हुए ना, असेंबल्ड मतलब इकट्ठे होना। फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 letters, एड 1 letter टू मेक अ वर्ड विच मीन्स अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर। आपने ये असेंबल वर्ड जो है यूज़ करना है जब आपकी स्कूल में सब बच्चे इकट्ठे होते हैं, या मॉर्निंग प्रेयर होती है, जब सब बच्चे इकट्ठे होते हैं, उसको क्या बोलते हो? आप बोलते हो असेंबली, असेंबली बोलते हैं। असेंबली हॉल में क्या होती है? असेंबली होती है, या फिर प्रेयर में आपकी असेंबली होती है। तो उसके बाद है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। देखिए इसके लिए, पैसेज के लिए आपने अपनी तरफ से कुछ भी टाइटल देना है। तो अगर हम देंगे, मैं दूंगी, तो मैं ये लिखूंगी ऑर्फनेज लाइफ, अनाथालय की ज़िंदगी। आप ये लिख सकते हो, बहुत सारे हो सकते हैं। आप लिख सकते हो क्रूअल मैन, मतलब निर्दयी आदमी, या क्रूअल ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, या फिर लिख सकते हो होमलेस बॉय एंड हंग्री बॉय। बट मुझे सबसे अच्छा लगा ऑर्फनेज लाइफ, अनाथालय की ज़िंदगी कैसी होती है, वहाँ पे वर्क हार्ड होता है और खाने के लिए नहीं मिलता है। उसके बाद है लेट्स राइट, टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज, एंड टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन। ओके, लर्न का मतलब होता है सीखना, किसी चीज़ को सीखना या नॉलेज गेन करना, और टीच का मतलब होता है कि दिखाना कैसे होता है, या फिर एक्सप्लेन करना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। यहाँ पे आपने टीच और लर्न की फॉर्म यूज़ करनी है, और ये करेक्ट इसमें फिलअप्स करने हैं। विल यू डैश मी चेस, क्या तुम मुझे चेस सिखाओगे? तो ये आपके वर्ड दिए गए हैं, टीच, टीच, टॉट, हैज़ टॉट, लर्न, लर्न्स, लर्नड एंड हैज़ लर्न। तो आप लिखोगे विल यू टीच मी, विल यू टीच मी, क्योंकि विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8, तो यहाँ पे आएगा टीच, पढ़ाते हैं, क्योंकि मिस्टर शर्मा सिंगुलर है इसलिए टीच आएगा, यहाँ पे टीच नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमारा एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होता है। द स्टूडेंट हैव लर्नड अबाउट रोड सेफ्टी, हैज़, हैव, हैड, इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म कौन सी है? लर्नड, और यहाँ पे है टॉट। तो बच्चों को क्या हुआ? स्टूडेंट हैव लर्न, बच्चों ने सीखा रोड सेफ्टी के बारे में। माई सिस्टर हैज़, यहाँ पे हैज़ आया। मी हाउ टू राइड अ हॉर्स, तो हॉर्स को चलाना कैसे हो, घुड़सवारी करनी है, सिखाया, तो यहाँ पे आएगा टॉट, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। मैंने अभी आपको बताया हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई हैव
फिर हैव आया तो यहाँ पे सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया, इंडिया की कुछ कस्टम सीखें, तो यहाँ पे आएगा लर्न, लर्न मीन्स सीखना होता है। आई डैश हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 ईयर, जब मैं 4 साल का तब मैंने सीखा, तो आप लिखोगे आई लर्न, मैंने तब सीखा था। तो उसके बाद है आपका पेज नंबर 76, दिस वन इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर एंड चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। करेक्ट वर्ड्स चूज़ करना है, यहाँ पे पास्ट में ही आपने आंसर देने मैक्सिमम। ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, ऑल द स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे आएगा वर और वाज में से वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, दे के साथ क्या आएगा वर, वाज नहीं आएगा, वाज सिंगुलर के साथ आता है। गोइंग टू द इंटर स्कूल रेस द बस डैश, बस पहुंची अराइव्ड एंड दे के साथ क्या आएगा लीव और लेफ्ट में से लेफ्ट। यहाँ पे आपको प्रेजेंट और पास्ट की जो है वर्ब की फॉर्म दी गई है, तो आपने पास्ट ही यूज़ करनी है क्योंकि स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है। एंड फॉर द स्टेडियम द रनर्स वर के साथ सेकेंड फॉर्म आएगी, तो टेकन, टेकिंग नहीं आएगा, टेकन आएगा। टू द स्टार्टिंग पॉइंट द रनर्स टुक देयर पोजिशन, टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक सेकेंड होती है। सर डैश विसल, सर ने विसल बजाई, तो ब्लो होता है बजाना, ब्लू होता है बजाई, तो ब्लू। वन स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल रन एंड रैन, सेकेंड फॉर्म आएगी तो रैन होती है। फास्ट एंड डैश केम फर्स्ट। एवरी वन डू और डिड जो होती है सेकेंड पास्ट होती है, एवरी वन डिड देयर बेस्ट। एंड आर स्कूल वॉन, विन नहीं आएगा वॉन आएगा। द ट्रॉफी एंड एवरी वन डैश जॉयस, सब को खुशी महसूस हुई, तो फील फेल्ट एंड फेल, तो फेल्ट आएगा क्योंकि सेकेंड फील फेल्ट सेकेंड फॉर्म होती है। उसके बाद है थर्ड, भैया हैज़ बिन, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भैया हैज़ बिन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे लिखा गया है जो सिंस हैज़ बिन स्टडिंग सेम क्लास, यहाँ पे 4 जो है वो टाइम के लिए यूज़ हुआ है, और मुन्ना वाज स्टडिंग सिंस, 2 वर्ड्स आपके टाइम के लिए यूज़ होते हैं, एक होता है फॉर, एक होता है सिंस। तो फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस होता है, जो काम आपका पहले से चल रहा है और अभी तक चल रहा है वहाँ आप सिंस यूज़ करोगे, और फॉर करोगे जहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, मतलब अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता होता है तो आप फॉर का यूज़ करोगे, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करोगे, या फिर जो काम चला आ रहा है पास्ट से और अब तक चल रहा है। जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस डैश आई वॉज बेबी, जब से मैं बच्चा हूँ तब से इस घर में रह रहा हूँ और आज भी तो रह रहा हूँ, उतने टाइम से, यानी कि हमें स्टार्टिंग टाइम से लेके अब तक वो काम चल ही रहा है, मतलब रह ही रहा हूँ, तो आपका आएगा सिंस। दिस बिग जार हैज़ बिन इन आर फैमिली डैश मैनी ईयर्स, अब मैनी ईयर्स मतलब कितने सालों से, कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पे ख़त्म हुए वो साल तो हमें नहीं पता, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम पीरियड का नहीं पता है। द ओल्ड बनियन ट्री इन द विलेज हैज़ बिन देयर डैश द लास्ट 2 year, अब कौन से 200 साल पुराना है वो आपको टाइम नहीं पता है, कब से कब तक का टाइम काउंट किया गया, तो यहाँ पे 4 आएगा। एंड नोबडी हैज़ सीन हिम डैश यस्टरडे, किसी ने उसे कल से नहीं देखा, मतलब कल से अभी तक नहीं देखा है, मतलब ये काम है, यस्टरडे एक फिक्स टाइम है, तो आपका आएगा सिंस। जैसे कि यहाँ पे मॉर्निंग से आपका एक फिक्स टाइम होता है, तो वहाँ से यहाँ पे इसलिए सिंस आया था। और मुन्ना के इसमें आया, सॉरी भैया के इसमें आया 2 years, तो कौन से 2 साल, कोई टाइम नहीं दिया गया है कि 20 से लेके 22 या 18 से लेके 20, कुछ भी टाइम नहीं दिया गया, तो हमें नहीं पता कौन से 2 साल, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारे 2 साल होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ 4 यूज़ किया है। तो उसके बाद है लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क, चूज़ अ स्टोरी दैट यू लाइक, आपने कोई भी स्टोरी चूज़ करनी जो आपको अच्छी लगती हैं। इन ग्रुप ऑफ 4, 4 का ग्रुप बनाना है। राइट डाउन अ डायलॉग फॉर द स्टोरी, आपने डायलॉग्स बनाने, मतलब पहले इसने बोला दूसरे ने क्या आंसर दिया। टू मेक इट इनटू अ शॉर्ट प्ले, यू मे देन प्रेजेंट इट इन द क्लास, फिर उसके बाद आप उसे क्लास में प्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका एक एक्टिविटी काम है, प्रोजेक्ट वर्क है। तो इसी के साथ जो है हमारा यूनिट 4 इस चैप्टर के साथ यहीं पे ख़त्म होता है।